चलो, तो आज हम एक टॉपिक से शुरू कर रहे हैं एंड अब सीरीज शुरू होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। यहीं पे पहला टॉपिक जो हमारी तरफ बढ़ता है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉपिक का नाम लिखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पता है ये बात मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बस इसको वापस मैं लिखवाने वाला हूँ, नाम के साथ इस बात को बताने वाला हूँ। याद करो अभी जस्ट हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था, सेंटर ऑफ मास। तो मैंने इसमें जब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या कहा था, VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था, m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 mnvn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है। और अगर बच्चों एक बार के लिए सोचो कि ये अपना क्या था, नेट मोमेंटम, और अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं एफ एक्सटर्नल की, अगर एफ एक्सटर्नल 0 होता था तो क्या होता था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाता था। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे सिस्टम का क्या होता था, सेंटर ऑफ मास कंजर्व होता था। सॉरी, फोर्स एक्सटर्नल कंजर्व होता था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता था, इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉसिबल था। ये पढ़ा था हम लोगों ने। देन आफ्टर मैं आगे की बात करूं बच्चों, यहां पर नोटिस करो VCOM सेंटर ऑफ मास इंटू m मैंने मल्टीप्लाई किया, इस m को इधर भेज दिया, और यहां से मान लो तो मैं ज़्यादा पार्टिकल नहीं है, 3 पार्टिकल ही एज्यूम कर लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं बट ठीक है। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ऐसा हो सकता है। नोटिस करो ये m टोटल मास ही तो था, m1 प्लस, पहले ये तीनों मास साथ में किसी वेलोसिटी से चल रहे थे, आप इसको ऐसे समझो। फिर क्या हुआ, सडनली उस पार्टिकल के बीच में एक्सप्लोजन हो गया और 3 अलग अलग मासेस बन गए, वन इज m1, अनदर इज m2 एंड m3। 3 मास बन गए और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग गए, बट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं, जितना मोमेंटम इसका शुरू में था, देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम ही तो है, जितना मोमेंटम इनिशियली था उतना ही मोमेंटम क्या होगा फाइनली। अब इसी बात को मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की भाषा में समझाता हूँ। अच्छा यहीं पे एक और बात समझ लो, अगर इनिशियली इफ VCOM 0 रहा होता तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे पार्टिकल्स में वेलोसिटी ना हो सकती है। लेट अस सपोज स्पेस में एक बॉल रखी हुई थी जिसके अंदर मैंने टाइम बॉम्ब सेट कर दिया था, सॉलिड बॉल थी, टाइम बॉम्ब सेट कर दिया, सडनली वो ब्लास्ट कर गया, टाइम बॉम्ब से ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट करेगा तो 3 अलग अलग मासेस में टूट जाएगा। जैसे इनिशियली तो ये पार्टिकल ऐसा था, बट आफ्टर दैट ये 3 मासेस में टूट जाएगा, एक इधर की तरफ निकल लिया, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। क्या मास में कोई चेंज आएगा, इनिशियली जितना मास था उतना इन तीनों का सम होगा, और इनिशियली इनकी वेलोसिटीज क्या थी, 0। तो फाइनली भी इन तीनों के वेलोसिटी का वेक्टर सम मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम मस्ट भी क्या होगा, 0। बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना। यही कंसेप्ट क्या कह रहा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे हमने समझा था सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं आपका इसका एग्जांपल याद दिलाऊं तो एक एग्जांपल क्या था, हम लोगों ने एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था जो हवा में 2 पार्ट में ब्लास्ट हो गया था, फिर मैंने सेंटर ऑफ मास से उसके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करवाई थी, याद आ रहा है वो क्वेश्चन। तो वैसा ही कुछ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं, अब मैं दूसरे तरीके से इसको समझा रहा हूँ आपको। अब कहानी सिंपल सी बात, 2 पार्टिकल्स थे, 2 अलग अलग वेलोसिटीज चल रहे थे, u1 एंड u2, इनके मासेस थे m1 एंड m2। ये फाइनली कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं, लेट अस सपोज कोलाइड कर रहे हैं, और फिर फाइनली इनकी वेलोसिटी कुछ और बन जाती है, और इसकी वेलोसिटी बन गई v1 और इसकी वेलोसिटी बन गई v2।
तो बच्चों मुझे पता है मोमेंटम क्या रहेगा इसका, हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, यही दोनों आपस में लड़ भिड़ के जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u1 प्लस m2 u2, क्या यही था इनिशियल मोमेंटम। अच्छा इसमें ध्यान रखना वेलोसिटी हमेशा वेक्टर फॉर्म में लेना, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लेना, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, हो सकता है एक इधर निकल जाता एक इधर निकल जाता, ऐसा पॉसिबल है। तो वेक्टर सम इनका क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, या जो भी आप जैसे मानना चाहो। तो m1 v1 प्लस m2 v2, यही कंसेप्ट कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब दूसरी बात करते हैं, इस टॉपिक को पार्शियली हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक में, विच इज नोन एज कॉलिजन, ठीक है। बहुत डिटेल में, शायद 3 या 4 लेक्चर में लेके जाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानी क्लियर हुई, हाँ या ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जितना मोमेंटम इनिशियली था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, बिकॉज अब इसको न्यूटन सेकंड लॉ से भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपने यही पढ़ा था वहां पर, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद आ रहा है कुछ, या फिर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलते थे। और अगर यहाँ पर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यार इफ एफ एक्सटर्नल जीरो। और यहाँ पर एक छोटी सी बात बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा टी उधर जाके जीरो ही हो गया, और मुझे क्या रिजल्ट मिला, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, मतलब जितना मोमेंटम फाइनली था उतना इनिशियल था। देखो ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से समझाया, ये न्यूटन सेकंड लॉ से समझाया। बोलो दोनों बात क्लियर, हाँ या ना, पक्का सबके दिमाग में बैठ गई, अब छाप सकते हो। अच्छा इसके क्वेश्चन करेंगे कैसे, वही पुराना मेथड सेंटर ऑफ मास से, इससे हाथ ही लगाऊंगा मैं। डन, शुरू करें क्वेश्चंस। चलो तो पहला क्वेश्चन है, a body of mass 5m, a body of mass 5m explode at rest
break up into three parts. Having equal masses fly off perpendicular to each other with a velocity 18 मीटर 18 मीटर 6 3 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट which has the mass 3 times of equal parts. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे पहला क्वेश्चन है, देन आफ्टर आप लोग करना। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में 3 डायरेक्शंस दी हुई है इसने, या नहीं भी दी हुई है, छोड़ो मारो गोली। मैं तो अपनी डायरेक्शंस अज्यूम करके चल रहा हूँ। लेट दिस इज एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर पहले वो इनिशियली मास रखा हुआ था जिसकी वैल्यू कितनी थी 5m। सडनली ये एक्सप्लोड कर गया, तो मुझे देखने के लिए क्या मिला बच्चों कि एक पार्ट मास का यहाँ चला गया जिसको मैं नाम देता हूँ m, और एक यहाँ चला गया। 2 इक्वल मासेस मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दिया है। जो बचा हुआ मास है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वो मास कितना होगा 3m, कहाँ गया मुझे नहीं पता, तो एक तीसरा मास भी निकला है 3m जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसकी वेलोसिटी v मान लेता हूँ। इन दोनों की वेलोसिटी मुझे पहले से इसने बता रखी है, इस तरफ है 18 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 18 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये दो चीज़ क्लियर। सबसे पहले तो इनिशियल कंडीशन के मोमेंटम निकालता हूँ। इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम क्या था, मास था 5m और वेलोसिटी रेस्ट में था। इसने बोला इनिशियली रेस्ट, यानी इनिशियली क्या होगा 0। बालक मैं आपको बता दूं क्या नाम था, नाम भूल जाता हूँ, मिहल। तो बेटा मैं अगर कोई रेस लगाता हूँ कॉपी फाड़ देता हूँ, जब मैं बोलूँ तब लिख लेना, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है ये बाकी सब क्यों चुपचाप बैठे हुए ऐसे हाथ करके, ठीक है। फिर देखो फाइनल मोमेंटम चेक करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम के लिए ज़रा देखो, मेरे को हर पार्टिकल के लिए डायरेक्शन अगर मैंने अज्यूम कर लिया परपेंडिकुलर तो लगा दो। इसके लिए क्या डायरेक्शन है, पहले तो मास है m और 18, डायरेक्शन कौन सी आई कैप, x की तरफ आई कैप, प्लस दूसरे मास के लिए देखा m इंटू 18 जे कैप, प्लस तीसरे के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने उसको लिख दिया 3m इंटू वी वैक्टर, लिख सकते हैं। अच्छा ये समझ में आ रहा है, इधर वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, बाकी दोनों को इधर चिपका दें। तो माइनस m इंटू 18 बाहर ले लिया मैंने, अंदर बच गया आई कैप प्लस जे कैप, माइनस कैसे इन दोनों को इधर लेकर आए थे, इज इक्वल टू 3m v वेक्टर। देखो m से m गुजर गया और 3 इधर 6 टाइम्स गया, 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास बचा -6 आई कैप -6 जे कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर। क्या ये समझ आया किधर की तरफ जा रही है? वेलोसिटी दिख गई मुझे, -6 आई कैप -6 जे कैप, यही होगी इसकी वेलोसिटी।
अब तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी निकाल सकते हो, 6√2 आएगी। एंगल निकालना चाहो क्या निकाल सकते हो? देखो -6 आई कैप -6 जे कैप, मतलब एक्चुअली में ये पार्टिकल जा रहा था, अगर मैं डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूँ, इसको नीचे ड्राउन करते हैं और इसको भी इधर लेके आते हैं। देखो -6 मतलब इसी प्लेन में इस तरफ कहीं पे मूव कर रहा था यार, जेड ना दिख जाए तुम लोगों को, इस तरफ मूव कर रहा था, -x एक्सेस -y एक्सेस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, अब एंगल वगैरह निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा 135, क्योंकि इक्वल पॉइंट पे निकालना चाहो तो निकाल लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? इजी क्वेश्चन था, चलो करो इसे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझ में नहीं आ रहा हो? है क्या कोई? -c के अलावा हाँ, ये लोग बोल भी रहे थे -c को नहीं आ रहा सर। काव्या बता रही थी। अच्छा काव्या, आपको ये पता है एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। अरे सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं। डन, सबको आया समझ में? जय दीक्षित, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कहानी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ मतलब क्या स्टेटमेंट है। लिखना चाहते हो लिख लो, चलो। एन एक्सप्लोजन ब्लोज a rock into three parts, blows a rock into three parts, a rock into three parts, two pieces go at right angle, go at right angle to each other. One kg piece, 1 kg piece with velocity 12 meter, 12 6 दूना 12, 6 to the root of 144, 12 meter per second, and other 2 kg piece with velocity of 8 meter per second, root of 64, 4 to the 16 upon 2, 8 meter per second. If the third piece
flies off with the velocity 40 meter per second, compute the mass of third part. Try. ना टोटल दे रखा था, पूछते क्यों? हाँ बिल्कुल, इनिशियली रेस्ट में था ना, पत्थर था रखा हुआ था। आपका कितना आया? गलत आंसर है बेटा। अब ठीक है। केशव ने कुछ लिखा है 1.1/2 kg। करेक्ट करेक्ट। क्या हुआ? बाकी बच्चे आंसर नहीं बता रहे? सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? देखो पहली बात ये याद रखना, अगर दो पार्टिकल टू डायमेंशन में है तो तीसरा भी डेफिनेटली टू डायमेंशन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरा किसी अलग डायमेंशन में निकल जाए। रीज़न समझो क्यों। वो जेड एक्सेस पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब समझो पार्टिकल कभी भी निकलेगा ना, तो वो इस हिसाब से निकलेगा कि अगर मान लो ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। रीज़न ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अकेला पार्टिकल इधर चला गया, दो ऐसे चले गए, फिर इसका मोमेंटम कौन कैंसिल करेगा? इसलिए एक का अपोजिट डायमेंशन में जाना जरूरी है। अब सोचो दो अगर एक्स और वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो तीसरा भी डेफिनेटली एक्स और वाई एक्सिस पर ही होगा, चाहे वो नेगेटिव की तरफ हो सकता है। ठीक है बेटा, नाखून खाने का शौक है तुम्हें?
तो पॉसिबल है कि वो, क्यों हंस रहे हो, कुछ कहा नहीं मैंने इसलिए, फर्स्ट डे। चलो, तो दो डायमेंशन में अगर चल रहा है पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस में, तो तीसरा भी डेफिनेटली एक्स वाई एक्सिस पे ही चलेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका देखो जैसे तुम लोग कर रहे थे, और दूसरा तरीका मेरा वाला भी देख लो। अब हम सब लोग बड़े हो गए, जानते हैं पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक पार्टिकल इधर गया, कितना 12 दिया था आई थिंक, 12 मीटर पर सेकंड, और मास कितना है इसका, चाइनीज में बोलो मुझे हिंदी नहीं आ रही, 1 kg। 12 वाले के लिए 1 kg, और 8 वाले के लिए, तो इसके लिए मास 2 kg और वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। तीसरा डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल करते हुए इधर की तरफ जा रहा होगा। मुझे मास नहीं पता, इसका मास मैंने मान लिया m, वेलोसिटी मान लेता हूँ इसके लिए क्या होगी v एज्यूम कर ले। लेट अस सपोज यहाँ से वो एंगल बना रहा था थीटा, मैंने मान लिया एक बार के लिए v, फिर बाद में पुट कर देंगे। तो बेटा ये इधर से एंगल बना रहा होगा थीटा, अज्यूम कर लिया। तो एक बात बताओ, मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स होंगे। इसका मोमेंटम अगर देखो, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा कितना, एम वी कॉस थीटा, एक इधर की तरफ होगा एम वी साइन थीटा। और मोमेंटम का वेक्टर अगर कांस्टेंट था तो डायरेक्शन वाइज भी मोमेंटम कांस्टेंट होगी, मतलब वाई डायरेक्शन में जितना मोमेंटम ऊपर उतना ही मोमेंटम नीचे, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था। एक्स डायरेक्शन में जितना मोमेंटम इधर उतना ही उधर। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देखो इस डायरेक्शन में कितना है, 12 इंटू 1 मोमेंटम इस तरफ, तो इस तरफ कितना होगा, m इंटू वी की वैल्यू शायद 40 दे रखी है, और कॉस थीटा। ठीक है, ये आया। दूसरा पार्ट देखो, उसने कितना बोला, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, इस तरफ देखे एम वी एम इंटू 40 इंटू साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं पहले एक बार, दोनों को डिवाइड किया, एम से एम गुजर गया, ठीक है, एम से एम गुजर गया, और फाइनली मुझे मिला टेन थीटा, है ना, टेन थीटा विच इज 8/6 4/3, 4/3 इज इक्वल टू टेन थीटा। मुझे पता नहीं ये वैल्यू कहीं से याद आ रही है, शायद थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री के लिए हुआ करता था, याद है, थीटा इक्वल टू 53 की वैल्यू यही होती थी, थीटा मिल गया। अब m निकालना, या तो तुम उठाकर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो थीटा की, या फिर पहले भी सिर्फ m निकालना था, स्क्वायर करके ऐड भी तो कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। स्क्वायर करके ऐड करोगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इधर देखो m और 40 तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता, 0, 1 होता है, जग रहे हो, तो 1 हो जाता। तो फाइनली आप उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, थीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, इसमें रख दूँ, तो 16 इज इक्वल टू m इंटू 40 इंटू साइन 53 कितना होता है, 4/5, 4 से ये गया 4 टाइम्स, ये गया 10 बार, और ये गया 2 बार। m इज इक्वल टू 1/2 kg, दैट इज 0.5 kg। सिंपल, ठीक है। आप लोग वेक्टर से कर रहे थे इसे, चलो वेक्टर से भी निकाल के देख लेते हैं। आपने किससे किया, वेक्टर से, कैसे किया, वेक्टर से किया, क्या किया, अच्छा इसको रिजल्टेंट अज्यूम कर लिया, ठीक, तो वही करना ही था। कुछ गलती करी तुमने, हाँ हाँ लिखो लिखो। एक्चुअली में ये तरीका इसका सबसे आसान तरीका था। अच्छा इसको लेमिस थ्योरम से भी कर सकते थे, 3 पार्टिकल ही तो था, वो भी तो बताऊँ, लेमिस थ्योरम, इसके बाद लेमिस थ्योरम से भी करवा देता हूँ। लेकिन फिर लेमिस थ्योरम की लिमिटेशंस होती है, 3 के ही लिए ही लगा सकते हो, और कोप्लेनर हो, कॉन्करेंट हो, हाँ वो भी बता।
सेजल आजकल आप ऑनलाइन कैसे रेगुलर? डन, वेक्टर मेथड से करें। चलो कुछ लोगों ने कहा सर वेक्टर मेथड से, पहले मैं लेमिस थ्योरम बताऊंगा फिर वेक्टर मेथड। लेमिस थ्योरम से देखें, लेट अस सपोज इसका मोमेंटम p1, इसका p2 और इसका p3। एंगल्स देखें, ये वाला एंगल 90। प्रॉब्लम है ये वाले एंगल्स मुझे नहीं पता, इसको मैंने थीटा मान रखा है। चलो छोड़ो, लेमिस से मत करो, थीटा फिर निकालना पड़ेगा। लेमिस छोड़ो, p1 p2 p3 पता है। चलो, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0, रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम के लिए p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, यही होगा। और अगर बच्चों में p3 को इधर भेज दो तो माइनस का p3 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर होगा। और अगर मैग्नीट्यूड निकाल लूँ दोनों साइड तो बराबर होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो, खत्म। दोनों के लिए p1 p2 पता है, p1 कितना आ रहा है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और p2 कितना आ रहा है 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है, खत्म कहानी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा। तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर और cos 90 आने की वजह से सारा पार्ट जीरो हो जाएगा उधर। अब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, वेलोसिटी मुझे पता है 40 और मास कितना है m, बराबर कर देना, खत्म कहानी। तो देखो यहाँ पर ये कितना हुआ 12 का स्क्वायर। अच्छा 12 के स्क्वायर में से अगर मैं 4 का स्क्वायर कॉमन निकालूं कोई दिक्कत? तो बाहर आ गया 4, अंदर बचा 9 प्लस 16 के स्क्वायर में से 4 कॉमन निकाल लिया 4 का स्क्वायर, तो अंदर बचा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और इधर था 40m, 40 गया इससे 10 बार। अब देखो 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, तो m इज इक्वल टू 10 उधर डिवाइड में भेज दिया 5/10 दैट इज 0.5 किलोग्राम, खत्म। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, चाहे वेक्टर से करो चाहे ऐसे करो, इजी। ट्वेल्व आई कैप लिया होगा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, आई कैप लोगे तो भी क्या होगा। अच्छा तुमने अंदर रख दिया 12 आई कैप, अंदर तो रखते ही नहीं ना डायरेक्शन, अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, इजी। थीटा निकालना चाहो तो मैंने इसमें 10 वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, क्या होता था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, भूल गए? चिपका सकते हो। चलो अब इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आता है। अच्छा तुम लोग की एक भी कॉपी भरी नहीं, भरी फिजिक्स की अभी तक? भर गई? नहीं भरी, भर तो गई लास्ट में। अच्छा तुमने बड़ी सी कॉपी भी बनाई है काफ़ी है, हमारा बचा हुआ है काफ़ी।
क्योंकि 11th के 3 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट में मुझे उम्मीद रहती है कि लगभग 1 कॉपी भर जाती है। अब दूसरा पार्ट आएगा, उसमें 2 कॉपीज भरेंगे। ये सेकंड पार्ट ही चल रहा है, स्टार्ट हो गया। थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स, उसमें नहीं भरेगी कॉपीज। उसमें क्या है कि मेरे पे डिपेंड करता है, अगर तुम लोग झेलने वाले दिखोगे तब तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, और ऐसे लगा कि रोंदलू से एक रिएक्ट कर रहे हैं हम तो तथा मदी नहीं आला, और ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर मैं उतना ही पढ़ा दूंगा जितना एनसीईआरटी में आता है। ठीक है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि थर्मो वाला सेक्शन तुम कैसा पढ़ना चाहते हो। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो ये मेरी गारंटी, मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊँगा कि थर्मो में मतलब पूरा दिमाग थर्मो थर्मो हो जाएगा। क्या ना ना वैसे तो अगला चैप्टर ही आ रहा है, आवाज़ नीचे, रोटेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये दोनों चैप्टर सेम ही है, तो अब रोटेशन आएगा। वैसे कुछ हद तक तो कॉलिजन यही दिमाग खराब करेगा तुम लोगों का। ये ख़त्म कर दिया मैंने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, अब बस कॉलिजन और इम्पल्स। इसमें ज़्यादा थोड़ी है वो सब करवा नहीं रहा। ठीक है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगती है और बहुत कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है। डिपेंड करता है आपके झेलने पे। तो मुझे दिख रहा है, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा। मतलब जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा हूँ, वो प्रॉपर एडवांस का टॉपिक है जो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स में निकलता है ना, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। और ऐसा नहीं है मैं उस टॉपिक को छोड़ के चल रहा हूँ, उस टॉपिक को मैं कवर करूँगा थर्मोडायनामिक्स में कहीं ना कहीं। कॉलिजन तो पूरा 3 से 4 लेक्चर, उसमें तो मैं स्किप कर भी नहीं सकता, कुछ करना पड़ेगा। और अभी तक तुम लोगों का मैंने कुछ स्किप किया भी नहीं है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है। आगे के लिए मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम लोगों पे डिपेंड करता है मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। पिछले साल जब मैंने रोलिंग मोशन पढ़ाया था, मैंने 3 या 4 लेक्चर रोलिंग मोशन पढ़ाया था। रोटेशन में रोलिंग मोशन आता है, और अब किस पे निर्भर करता है, तुम लोगों पे कितना रोलिंग मोशन झेल सकते हो। पहले मैं बसर गया तो मैं छोड़ दूंगा, और आगे झेल पाओगे तो करवा दूंगा। से चल इंजन चला रखा है नहीं चला रखा मुझे नहीं पता, वो आपके हाथ में है, ऐसा मेंटेन कर रहा है पता है। क्या फ्रिक्शन फोर्स पार्टिकल कौन लोगों के मुंह से हाइप सुना होगा बहुत, नहीं है? कितने बच्चों ने नहीं सुना ये अभी तक? क्या चीज? अच्छा, संगत भी ऐसी होनी चाहिए, अच्छा हाँ फिर ठीक है।
तो रोटेशनल मोशन के बारे में हाइप इतनी जो बनी हुई है ना, पता है क्यों डिफिकल्ट होता है वो? उसके डिफिकल्ट होने का अकेला रीज़न है कि आपको पहले के चैप्टर्स नहीं आते। रोटेशन ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूरी डिटेल में। मतलब अगर मैं वहाँ पर फ्रिक्शन की बात करूँ तो वहाँ पर रोने मत लग जाना कि सर यहाँ पर लिमिटिंग क्यों और काइनेटिक क्यों। वो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो उसे, और मैंने बहुत अच्छे से फ्रिक्शन भी कंप्लीट किया है। जब तक तुम लोगों ने हाँ नहीं बोला तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा। फ्रिक्शन पूरा डिटेल में मैंने बताया, कब काइनेटिक लग रहा था, कब लिमिटिंग लग रहा था, पूरी कहानी समझाई थी। वैसे ही मोशन का कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चीज़ें वहाँ पर आती है। ठीक है, इसलिए बच्चे रो देते हैं वहाँ पर, क्योंकि किसी को सर्कुलर नहीं आ रहा होता है, किसी को फ्रिक्शन नहीं आ रहा होता है, किसी को स्ट्रेट लाइन मोशन ही नहीं आता, और वो सीधे रोटेशन पढ़ने चल जाते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल में किया हादसा सुबोध में, पहले रोटेशन पढ़ा दिया। तुम स्कूल नहीं जाते? अरे गुड, अब जाओगे? तुम्हारे घर पे नहीं करते फ़ोन? अच्छा, सुनते नहीं हो, गुड। हाँ, एक्चुअली में क्या सीबीएसई ने अब वो कर दिया ना, बड़ा बुरा हाल कर दिया। हाँ, अच्छा आके भी गई टीम? अच्छा, तो इन लोगों को पहले से पता था कि टीम आ रही है? देनी पड़ेगी। और टीम आएगी किस दिन सडनली, और किसी बच्चे की लेट अस सपोज प्रेजेंट मार्क है और वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो गया स्कूल काम से। और अगर कोई उस बच्चे को डमी कैंडिडेट, उस बच्चे का करियर ख़राब कर देंगे। दूसरी समस्या, अटेंडेंस आपको डेली टू डेली भेजनी है हर बच्चे की, बोर्ड के पास डेली अटेंडेंस जानी चाहिए। अब उनके पास जब डेली अटेंडेंस होगी बोर्ड के पास, तो आप इसमें वो भी नहीं कर सकते कि चलो आज एबसेंट मार्क, आज कुछ नहीं लगाते, जगह खाली नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो एबसेंट मार्क करनी पड़ेगी आपको। टीम जिस दिन आएगी उस दिन एबसेंट मार्क होना चाहिए, नहीं कि जगह खाली छोड़ दो आप, कल लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ समस्याएं हैं, तो इसलिए स्कूल वालों की हालत ख़राब है, सील कर देंगे स्कूल सीधा। इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है लाइसेंस रद्द स्कूल का, इसलिए भी स्कूल परेशान है। इसलिए अब तुम लोग को धमकियाँ मिलती है ना, स्कूल आना है, स्कूल आना है, तो आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब अभी जब तक स्ट्रिक्टनेस है, शुरू में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे वो लोग भी। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। तुम सीधे सीधे ऐसे समझो ना, 100 दिन के स्कूल में तुम सिर्फ 25 दिन छुट्टी मार सकते हो। अब अब तुम अरेंज कर लो अपने हिसाब से। फिर मेडिकल के लिए भी कई कंडीशंस कर दी हैं। अब मेडिकल भी ऐसे नहीं कि मजाक में कुछ भी दे दोगे। हाँ, वो सब देना ही पड़ेगा। जिस दिन से आप बीमार हो उस दिन से लेकर जिस दिन तक बीमार हो उस दिन तक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उनको। बहुत नाटक कर दिया, इसीलिए मेरा सिंपल सजेशन है क्या, वैसे भी कर क्या रहे हैं वो लोग, पेपर में फेल ही कर रहे हैं बच्चों को। क्या पेपर बना रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। मैं लिटरली मैं सीबीएसई से तो मैं ये हो चुका हूँ कि यार तुम लोग पता नहीं क्या करना चाहते हो बच्चों के साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। वो सब मैनेज कर लेगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं बेटा बोट और इंसान वाले क्वेश्चन। किसी बोट पे से किसी इंसान ने जंप मारी, कल प्लैंक वाले क्वेश्चन करे थे, मोशन वाला, आज दौड़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। अ मैन ऑफ मास m
स्मॉल m लिखना, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m moves on a plank of mass capital M with constant velocity u with respect to the plank. अब A एंड B करके पार्ट्स लिखो. पहला पार्ट, if the plank rests on smooth horizontal surface, if the plank rests on smooth horizontal surface, determine the velocity of plank. डायग्राम में बना ही रहा हूँ तो कोई लोचा है नहीं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. ये है आपका प्लैंक जिसकी लेंथ क्या है कैपिटल एल और मास क्या है कैपिटल एम. इस पे हमारा एक दोस्त, किसी का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, वो इस तरफ चल रहा है एक वेलोसिटी u से, ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्लैंक पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है. सारे डेटाज आपके सामने है, मेरे साथ सब लोग कर सकते हो. नीचे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इस वजह से ये मूवमेंट करेगा, ठीक है ना. जैसे कल मूवमेंट कर रहा था, अपन चल रहे थे, है ना, याद है, मून वॉक कर रहे थे कल हम इस पे. कल मून वॉक नहीं कर रहे थे ऐसे ऐसे, अच्छा सीधा नहीं, वो दूर से जब तुम देख रहे हो तब तुम्हें मून वॉक लगेगा. एक्चुअली वो प्लैंक भी तो पीछे जा रहा था ना, तुम्हें ऐसा लगेगा मून वॉक कर रहा है, ठीक है. चलो ट्राई. ये पार्टी कर लो यार, बी पार्ट छोड़ो, बी पार्ट थोड़ा टेस्टी है. अच्छा, किस किस को लग रहा है कि ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है? ये क्वेश्चन किसका है? सेंटर ऑफ मास का, ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में कोई खास चीज़ नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास की ही कहानी है. लास्ट एक्चुअली में एंड पॉइंट से मुझे मतलब ही नहीं है ना, क्यों निकालना एंड पॉइंट, मुझे वेलोसिटी से मतलब है. तो एल डिस्टेंस से फालतू. देख मैं कर दूं फटाफट. इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियली दोनों क्या थे, रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0 और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम यू, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मान लेते हैं v, तो प्लस सॉरी इधर माइनस, माइनस क्यों लेना, मान लेते हैं ये भी इधर ही जा रहा है, प्लस एम वी सॉरी कैपिटल एम वी, इसको इधर लेके आया तो v इज इक्वल टू माइनस का एम यू अपॉन एम, और ये आंसर आ गया. और ये आंसर बिल्कुल गलत आएगा. क्यों? मेरी बताई हुई एक छोटी सी बात भूल गए तुम लोग. ये वेलोसिटी के लिए देखो जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये u क्या दे रखा है, विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक. मुझे किसके रेस्पेक्ट में चाहिए था, मैंने स्टेटमेंट साफ साफ लिखाई थी, ऑल द वेलोसिटी शुड बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब अच्छा ये टी का मतलब समझ गए तुम लोग कौन है? हाँ, तुम लोग अभी तक समझे नहीं थे, ठीक है क्या? चलो, तो यहाँ पर कोई दूसरा दोस्त ग्राउंड पे खड़ा है. अब कंफ्यूजन, अब कंफ्यूजन, तीन तीन लोग हैं जे से, ठीक है. हाँ, तो ये ग्राउंड पे खड़ा खड़ा जब देख रहा था वेलोसिटी, तो बोट एक्चुअली में पीछे की तरफ आ रही थी v वेलोसिटी से. पर अगर मैं इस आदमी की कैंडिडेट की वेलोसिटी नोटिस करूं तो ये u वेलोसिटी से तो आगे जा रहा था, पर v वेलोसिटी से पीछे भी तो आ रहा था सेम टाइम. इसको तो लग रहा था मैं v वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं, बट ये
पूरा बॉक्स जब पीछे आ रहा था तो ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को तो ये v माइनस सॉरी u माइनस वी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। मानते हो इस बात को? तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? जो ये अज्यूम करेगा u माइनस v और इसकी वेलोसिटी v। अब सॉल्व कर दो। 0 इज इक्वल टू m इंटू u माइनस v, हाँ माइनस ले लिया था ना अपन ने, डायरेक्शन अज्यूम कर चुके हैं अपन, तो माइनस एम वी। अब इसको सॉल्व किया तो m, मत सॉल्व करो पहले ऐसे, पहले इसको सॉल्व करो। अरे यार पका रहा है। 0 इज इक्वल टू एम यू माइनस एम वी माइनस कैपिटल एम वी। अब इन दोनों टर्म्स को इधर भेजते हैं तो m प्लस एम इंटू v इज इक्वल टू एम यू। अब इसको डिवाइड में चिपका दो तो v इज इक्वल टू एम यू अपॉन m प्लस कैपिटल M। दिस इज माई करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन में ये भी लिखना और उसको काटना, पहले ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ नेक्स्ट टाइम पे ये गलती मत करना, इसलिए मैंने जानबूझ के किया है। अगर एक्सेलरेशन का केस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट का केस आ जाए, हमेशा मुझे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। गेमिंग चला गया क्लास, आज टाइम पे पहुंच गया था, कल धमकी दी थी तो। नहीं नहीं आज जल्दी आ गया था, आज फिक्स टाइम पे पहुंचे थे, श्रीधा से पहले आ गया था वो आज। इजी। वैसे मेरे पास बहुत सारे गंदे गंदे क्वेश्चन हैं, अगर चाहो तो मैं करवाऊँ या बोलो तो आगे बढ़ जाऊँ। एक हो जाए, चलो। टू ट्रक्स ऑफ नाना पाटेकर ईच ऑफ मास m। अच्छा नाना पाटेकर का ट्रक है तो क्या बेच रहा होगा? और ठीक है, आलू ले लो, कांदा ले लो, याद है?
तो ठीक है, 2 trucks of nano particle each of mass m, capital M, each of mass m are moving without friction, are moving without friction in opposite direction, in opposite direction on adjacent parallel tracks, on adjacent parallel tracks with the same velocity u. तो एक में क्या होगा आलू और एक में क्या होगा प्याज। ठीक है, तो लिख लेते हैं। One is carrying potatoes, and other carrying onions. One is carrying potatoes and another is carrying onions. A bag of potato has mass m1. A bag of potato has mass m1 and bag of onion has m2. ठीक है, ये बैग मतलब समझना वो 1 किलो वाली थैली है ना, मतलब वैसे मास मत ले लेना, बट समझना एक छोटी सी पॉलीथीन को बैग बोला अपन ने, वो कट्टा मत समझ लेना 100 किलो का। ठीक है, छोटा सा बैग समझना, जिसे अपन कैरी में यहाँ से कैच करवा सकता हूँ लकी को जैसे, है ना, तो इस टाइप का। मास m1 m2 दे दिया, इंक्लूडेड इन द मास ऑफ ट्रक m, ब्रैकेट में लिख लेना, इंक्लूडेड इन द मास ऑफ ट्रक m, मतलब इनका मास मैंने पहले ही ट्रक में काउंट कर चुका हूँ, मैं तो इंडिविजुअल मास बता रहा था बस। तो एक ट्रक में बहुत सारे आलू थे, एक ट्रक में बहुत सारे प्याज थे, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करने वाले हैं। देखो कैसे, आगे लिखो, व्हेन ट्रक्स गेट क्लोज टू ईच अदर, close to each other, the drivers exchange a bag with other one समझ गए। इधर से इस वाले ट्रक से एक बंदे ने आलू फेंका, उधर से दूसरे ने टमाटर, ठीक है, हाँ सॉरी प्याज। तो इधर से एक बंदे ने आलू फेंका उसके ट्रक पे और उसने इधर से टमाटर फेंक दिया और दोनों के एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो इधर से आलू फेंका और उधर से प्याज। ठीक, हाँ तो बेटा प्याज बहुत महंगे हो रखे हैं, सोने जैसा भाव हो रखा है। हाँ मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। तो एक्सचेंज कर लिया दोनों ने, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया। देन अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ट्रक्स आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द बैग्स। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया।
क्या बालक? मतलब एक इधर से आ रहा था, एक इधर से जा रहा था, ऐसा? जैसे अगल बगल में, इधर से इसने आलू फेंका, उधर से उसने प्याज फेंका, और फिर आगे बढ़ गए। हाँ केशव, बोलो। बिल्कुल, पहले वाला तो टोटल मास एम ही रहेगा। क्या हो गया, टेस्ट ज़्यादा तो नहीं हो गया क्वेश्चन का? अब अरे यार, तुम बोल लो सीधे ही। देखते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया है नहीं ऐसा कुछ। फाइनल डिफरेंट हो गई, रीज़न वो बैग एक्सचेंज होने की वजह से। नहीं नहीं, वो रेस्ट वेस्ट से मतलब ही नहीं, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था चुपचाप। आराम से लड़ो क्वेश्चन के साथ, 5 मिनट, पूरे 5 मिनट दिए। मुझे नहीं पता। बस तुम लोग की लड़ाई पूरी हो जाए तो मुझे बता देना। अगर आप लोग काव्या की तरह अमिताभ बच्चन बन के नहीं बैठे हो।
सरेंडर्ड? नहीं, कुछ तो आएगा। चलो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो ट्रक्स थे, एक ट्रक ये रहा और एक ट्रक, ये दोनों u वेलोसिटीज चल रहे थे, एक इस तरफ जा रहा था, एक इस तरफ जा रहा था। ठीक है, इस ट्रक को मान लेते हैं पोटैटो ट्रक, इस ट्रक को मान लेते हैं अनियन ट्रक। ठीक है, ये मान लिया। अब क्या हुआ, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हो? उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिस सिचुएशन पे यहां से एक पोटैटो की थैली फेंक की गई और यहां से एक अनियन की थैली फेंकी गई। ठीक है, एक्चुअली में आपको ये वेलोसिटी के बारे में इसने कोई आइडिया ही नहीं दिया। मतलब आप ये मान के चलो कि जस्ट ऐसे अगल बगल से जा रहे हैं, इसने उसके छत पर पटक दिया, इसने इसके छत पर पटक दिया, ऐसा हो रहा होगा। तो ये वेलोसिटी तो नेग्लेजिबल है क्रॉस करने की। मेन कहानी है ये वाली। ठीक है, तो बेटा जब भी ये इससे रिलीज हुआ होगा इस ट्रक से, तो क्या इसकी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं रही होगी यू? हाँ या ना? रियलिटी में तो इसने यहीं से कहीं से फेंक दिया होगा, इस पॉइंट से ही, और इसने भी थोड़ा सा पहले से फेंका होगा, तभी तो इस तक पहुंच पाया, क्योंकि ये भी ट्रक की वेलोसिटीज चल रही होंगे। सेम इसकी वेलोसिटी इस तरफ रही होगी यू। अच्छा, पोटैटो का मास आई थिंक m1 दे रखा है और इसका मास m2, यही गिवन है। तो अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम का, मैं दूसरे ट्रक को इस सिस्टम से बाहर रखता हूँ, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकालूं, तो वो क्या आएगा? तो देखते चलो। इसका कैपिटल ट्रक का मास क्या था? कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू यू। ठीक है, इस तरफ था इसलिए प्लस लिया, प्लस m1u, m1u माइनस m2u इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखें, फाइनल मोमेंटम के केस में क्या हो जाएगा, m2 इस ट्रक में आके गिर चुका है ना, लेकिन m1 इससे ट्रक से जा चुका है। तो अब इसका टोटल मास कितना बचा? मास देखो, m गया कौन इसमें से? माइनस का m1, और आया कौन? प्लस का m2। लेकिन जाएंगे तो सब लोग किसी एक ही वेलोसिटी से। अब वो वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? v1। v1 ही तो निकालना था, इसको डिवाइड में भेज दो, खत्म। चलो, द आंसर इज v1 इज इक्वल टू m, अच्छा u इसमें से कॉमन ले सकते हैं, m माइनस m प्लस m1 माइनस m2 इंटू u अपॉन m माइनस m1 प्लस m2। ये आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। क्या? एक ट्रक का दूसरे का सिमिलर तरीके से निकाल लो ना, उस बार इसको कंसिडरेशन में ले लेना। ठीक है, क्या चीज? देखो, पहले इनिशियल सिचुएशन देखते हैं जब ये ट्रक से मास फेंके गए। ठीक है, तब की कहानी देखते हैं। जैसे ये ट्रक से फेंका जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई। इस डायरेक्शन में तो एक वेलोसिटी थी ना, चाहे ऐसे फेंका जाए तो भी ऐसे जाके गिरेगा। इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी रहेगी इसकी एज इट इज, जो ट्रक की वेलोसिटी थी। तो इसकी वेलोसिटी m इंटू यू, और इसके लिए देखा तो इस वाले ट्रक ने अपने साथ फेंका था, तो इसलिए माइनस का u। तो अगर इस पूरे सिस्टम का मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं, तो क्या पहले वाले ट्रक के लिए m इंटू यू आएगा, प्लस का इस तरफ था, प्लस पोटैटो का m1 इंटू यू, और ये m2 के लिए डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए माइनस का m2 इंटू यू। मैंने यही तीन क्यों कंसिडरेशन में लिए, क्योंकि एक्चुअली में इन्हीं तीनों की कहानी तो है यहाँ पर इस ट्रक के साथ, इसलिए मैंने इसको कंसिडरेशन में लिया। नेक्स्ट इधर देखो, अब इस ट्रक का फाइनल मास क्या हो गया? इसमें से m1 जा चुका है, क्यों? आलू फेंक चुके हो तुम। m2 आ चुका है, तो मैंने m1 में से m1 घटाया, m2 जोड़ दिया,
और ये सब जाएंगे एक ही वेलोसिटी से, तो इसको वेलोसिटी v1 नाम दिया, डिवाइड करके निकाल लिया, खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बढ़िया आया? थोड़ा, चलो थोड़ा आ गया, बहुत बड़ी बात है आज। हाँ, तो वो कंसिडरेशन में लेना ही नहीं चाहिए था, लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। फिर फाइनली तुमको यहाँ पर मोमेंटम ऐड करना पड़ता दूसरे ट्रक का, फिर v2 लेकर, और वो कैंसिल आउट होता है, फिर वो बड़ी इक्वेशन बनती है और सॉल्व नहीं कर पाते तुम। मैंने इसलिए कहा था थोड़ा सा टेस्टी दे रहा हूँ। वैसे इसके बाद भी मेरे पास हैं 3-4 और टेस्टी क्वेश्चन चाहिए हो तो। चलो छोड़ो, पढ़ते हैं हम लोग कॉलिजन। किसी ने कोई मैसेज किया है? सेजल ने काफ़ी मैसेज किए सर, आज वो यहाँ पर बारिश हो रही थी, ठीक है। अ, मैंने तो M1 का मास इंक्लूड किया था ना सर, M में तो M1 का मास इंक्लूड, बेटा बिल्कुल था, मास इंक्लूडेड था M में। अच्छा, ये बालक कहना चाहती है कि M में M1 का मास इंक्लूडेड था, बिल्कुल था बच्चे। तो अगर देखो तभी तो उसके मास में से मैंने M1 को माइनस किया, टोटल ट्रक के मास में से इंक्लूडेड था तभी तो माइनस किया, वरना क्यों करते? ठीक है, अभी 33 क्या लिख के दिया मैंने, ये नहीं समझा। चलिए लास्ट में 33 क्यों लिखा है आपने? क्या कोई 33 से रिलेटेड कोई चीज़ है गलती से? सर वो बाय मिस्टेक, हाँ ठीक है। चलो टॉपिक लिखो कॉलिजन। आज इसके बारे में कुछ जानेंगे, कॉलिजन होता क्या है। क्या कॉलिजन आप लोगों ने रियल लाइफ में कभी देखा है? टक्कर होना, हाँ, कैरम बोर्ड है ना, कैरम में कंटिन्यूस क्या होता है, कॉलिजन होता है। हाँ, ये हाथ से जो कर रहे हो ना, इसको तुम बैलेंस कर लेते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जैसे पास में आने वाले हो ना, हाथ रोक लेते हो, चोट ना लग जाए। ठीक है। ऐसे ऐसे प्रैंक करते हो, देखो यूँ ऐसे दीवार के पास लेके गए, ऐसे धीरे कर लिया। ठीक है, वो मुझे समझ में आता है। तो ये कॉलिजन में आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड कर रहे हो, बट मेरा जो कॉलिजन की कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम में नहीं लेने वाले। ठीक है, वैसे तो ये आपके शायद सिलेबस में एनएलएम का हिस्सा है, आई गेस सो। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हिस्सा है वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लेके आ रहा हूँ आपको। और ये बड़ा ही जोरदार टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहता हूँ आप सबकी। ठीक है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है यार। क्या टाइप्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये दो पिंड हैं हमारे पास, हिंदी में बॉल बोलते हैं, हिंदी में पिंड बोला जाता है बॉल्स को। ठीक है, एक का मास m1, एक का मास m2, और ये दोनों रैंडमली एक वेलोसिटी u1 और u2 से जा रहे थे। देन आफ्टर ये लोग कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी m1 की हो जाती है v1 और m2 की हो जाती है v2। ठीक है, m1 की v1 और m2 की v2, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं नीचे लिख दिया, वैसे सामने ही लिखता। ठीक है, तो क्या एक बात आप लोग कह सकते हो कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बोलो, अभी अभी पढ़ के आए हो, सेम टॉपिक सेम, मैंने यही डिज़ाइन किया था वहाँ पर, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्चुअली में देखो, इसका पूरा मैकेनिक्स समझते हैं, इसमें कॉलिजन होता कैसे है।
ठीक है ना, कॉलिजन होता कैसे, तो जब ये बीच में टकरा रहे होते हैं ना, मैं उस सिचुएशन की बात करता हूँ। यहाँ पर जब टक्कर हुई उस कंडीशन में ये बॉल्स कुछ अपनी पोजीशन डिफॉर्म कर देते हैं, ये बॉल्स कुछ पोजीशन डिफॉर्म हो जाती है इनकी, जिस वक्त कोलाइड करते हैं ना, जैसा कोलाइड करते हैं बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये डिफॉर्म होते हैं, देन वापस अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से इनकी वेलोसिटी में चेंज आता है, दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आता है। अब ये डिफॉर्मेशन आप बोलोगे सर कैरम बोर्ड की गोटियों में तो होता नहीं है, होता तो है बेटा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, होता तो उसमें भी डिफॉर्मेशन है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर चीज में डिफॉर्मेशन होता है जो वेलोसिटी का ट्रांसफर करते हो, ठीक है, डिफॉर्मेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3, अच्छा इसमें मास ये m1 m2 ही है, इन तीनों सिचुएशन में से कौन कौन से सिचुएशन के लिए मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कौन कौन से सिचुएशन के लिए कंजर्व है? कॉलिजन तो हुआ ही सेकंड में ही है, कॉलिजन तो एक्चुअली सेकंड में ही हुआ है, ये कॉलिजन के बाद का स्टेट है, ये कॉलिजन से इनिशियल स्टेट है, और थर्ड में कॉलिजन हुआ था, मतलब ये एक्चुअली में सेकंड ये है, ये बीच का स्टेट है, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ये 2 नंबर था और ये 3 नंबर था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट कॉलिजन से पहले, सेकंड स्टेट जब कॉलिजन हो रहा था, एंड थर्ड स्टेट जब कॉलिजन हो चुका था, मोमेंटम कहाँ कहाँ कंजर्व रहेगा? हाँ नहीं, कंपैरिजन हमेशा 2 का होता है कम से कम, फर्स्ट क्या मतलब फर्स्ट का और थर्ड का, या तो फर्स्ट का या सेकंड का, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो मैंने आपको खुद ही बताया, फर्स्ट एंड सेकंड का तो कंफर्म है, याद रखना थर्ड का भी होता है, सेकंड का भी होता है, मतलब ये तीनों कैसा भी केस हो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आए बीच में? नहीं, तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो डायग्राम बनाओ, पहली कहानी लिखो, मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड in all type of collision, in all types of collision, हर टाइप के कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। अब बात करते हैं टाइप, मतलब कॉलिजन के क्या टाइप होते हैं, 2 बेसिस पे इसके टाइप निकाले जाते हैं, तो चलो टाइप्स देखते हैं इसके, फटाफट देखो फिर लास्ट में छापते रहना। अरे यार ये पेज ही भर गया, चलो बना बना लोगे ना डायग्राम, तो क्या है, तो सिंपल सा है। चलो अब देखो बेटा, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ था ना बॉल्स का, कुछ ऐसा अजीब सा डिफॉर्मेशन हुआ था, पहला इसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं, फर्स्ट इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, और वो डिसीजन क्या है कि हो सकता है ये बॉल 100% अपनी पोजीशन रीगेन कर ले, जैसा था इनिशियली वैसा का वैसा बन जाए, 100% आइडेंटिकल हो जाए, या फिर हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, जैसे कि मान लो दो मिट्टी के गोले हवा में उछाले, टकराए, वो अजीब सा शेप ले लिया, वैसे आके गिर गए, यानी वो टकरा तो गए लेकिन उसके बाद वो अपना पोजीशन रीगेन ना कर पाए, है ना, तो यानी कि 0% चांसेस कि अपने पोजीशन रीगेन कर पाए। और तीसरा है मिड वाली कहानी, 100% से तो कम और 0 से ज़्यादा, तो इन तीनों के नाम दिए जाते हैं। जो 100% पोजीशन रीगेन कर लेता है उसे कहा जाता है इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। और जो 0% होता है इसे क्या कहते हैं? इन इलास्टिक, नॉन नहीं होता बेटा, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कॉलिजन। अब जो बीच में रह गया वो ना, जो बीच में रह गया इसे या तो तुम पार्शियली इलास्टिक बोलो या पार्शियली इन इलास्टिक बोलो, ना तो इसने इलास्टिक जैसा काम किया ना ही
इन इलास्टिक जैसा काम किया, मिड वे में था, तो इसको पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे का नाम है पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक, तुम कुछ भी कह सकते हो। मतलब ये ना तो इलास्टिक है ना ही इन इलास्टिक है। क्लियर? पहला टाइप समझ आया। ये किसके बेसिस पे था? इसके डिफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी होती है बच्चे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉलिजन। अगर देखो ये दो मास पार्टिकल थे, ये इनकी वेलोसिटीज मान लेते हैं v1 v2, और इनके सेंटर्स को मिला दो, एक डॉटेड लाइन से इनके सेंटर्स को मिला दो। अगर इनकी वेलोसिटी सेंटर्स पे ही डिपेंड, मतलब सेंटर के ऊपर ओवरलैप कर रही है, जहां पर मैंने सेंटर मिलाया उस सेंटर लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ऐसे कॉलिजन को बोला जाता है हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन कब? जो इन दोनों के सेंटर्स को मिलाया मैंने और उसी लाइन के ऊपर वेलोसिटी भी आ रही हो, चाहे वो दोनों इधर की तरफ होती तो भी हेड ऑन ही है। मतलब कि अगर ऐसा होता और ऐसा होता और इन दोनों के लाइन को सेंटर को मिलाया कुछ ऐसा, अब इसकी वेलोसिटी इधर और इसकी वेलोसिटी इधर, तो भी हेड ऑन कॉलिजन है। ठीक है, और जो हेड ऑन कॉलिजन नहीं है उसके लिए दूसरा नाम होता है ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन जिसमें हेड ऑन कॉलिजन ना हो, ये दूसरा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिजन। अब समझते हैं, ऑब्लिक का एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। लेट अस सपोज ये दो मास पार्टिकल्स थे, इनके सेंटर्स को मिलाया और इनकी वेलोसिटीज कुछ ऐसे थी। एक पहले इधर जा रहा था v1 से और दूसरा इधर जा रहा था v2 से। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, हो सकता है कोलाइड कर रहे हो आगे चल के, या और मान लो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, तुम लोगों को कॉलिजन दिख जाए इसलिए ऐसे बना देता हूँ। लो v2, क्या ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आ रहा है? नहीं। इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉलिजन है? ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है, ऑब्लिक कॉलिजन। कहानी क्लियर हुई हेड ऑन की? अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, वैसे तुमको तो मैंने बेसिक क्या बताया, सेंटर वाली लाइन, सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो होती है, अगर उसी के ऊपर वेलोसिटीज लाई कर रही है तो हेड ऑन, नहीं कर रही है तो ऑब्लिक। दूसरी कैटेगरी में क्या था? अगर 100% अपनी पोजीशन रिगेन कर ले तो इलास्टिक, अगर बिल्कुल भी ना करे तो इन इलास्टिक, और थोड़ा सा कर ले तो परफेक्टली, सॉरी पार्शियली इलास्टिक। अब ध्यान रखना, जो रियल लाइफ में कॉलिजन्स होते हैं ना, वो सिर्फ पार्शियली इलास्टिक होते हैं, ना तो परफेक्टली इलास्टिक एग्जिस्ट करता है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक एग्जिस्ट करता है। ये दोनों ही रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। कौन सा एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इलास्टिक। अब आप बोलोगे सर हमारी टेनिस बॉल को तो कुछ नहीं हुआ आज तक। हुआ है बेटा, अगर नहीं हुआ तुम्हारी बॉल को तो स्क्रैचेस कैसे आए? उस बॉल पे, नई बॉल में और आपकी बॉल में डिफरेंस मैं बता दूंगा, खेली हुई बॉल और नई बॉल में। क्यों? डेफिनेटली उसके मास में कुछ ना कुछ चेंज आया है, तो चेंज तो आया था, आप उसे जज नहीं कर पा रहे, वो इतना कम चेंज आया था उसे आप जज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, बट वो था पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लो और अब इसे छाप लो। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा जूम आउट कर दिया क्या? क्लियर है, दिख रहा है सबको? छाप। मेरी कहानी आज की, मैं नहीं, एक और पॉइंट मुझे बताना है, एनर्जी वाली। तो अब आप समझ लो हमें कितने टाइप के कॉलिजन पढ़ने हैं। उन तीनों कैटेगरी में पहले हेड ऑन पढ़ेंगे, फिर तीनों कैटेगरी में ऑब्लिक पढ़ेंगे। सोच लो कितना टाइम लगेगा। और जितने लोगों को फार्मूला याद करने में इंटरेस्ट है उन्हें मैं फार्मूला भी दूंगा, और जो डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्या चीज़? किसने कहा? तुम्हें पता चल जाएगा फार्मूला याद करना अच्छी चीज़ है कि नहीं है। कोशिश करना मेथड, फार्मूले के इतने बड़े बड़े फार्मूले आएंगे। बिल्कुल, मैं तो मना करता हूँ मत क्या करो।
मैंने अभी तक कौन से चैप्टर में तुम लोगों को बोला है फॉर्मूला याद करो? एक भी चैप्टर बता दो। हाँ बस अब अगर तुम लोग बोलोगे कि सर ये भी फॉर्मूले में ही आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हाँ आता है फिर तो। मैं 12th क्लास से पहले कहता ही नहीं हूँ फॉर्मूले याद करो, 12th क्लास में जाके बोलूँगा फॉर्मूले याद करो। अरे मनस्वी ये क्या 12 लिख दिया इसने? मनस्वी क्या हो गया बेटा? सर कुछ नहीं, आपने पूछा था ये क्या पूछा था मैंने? कॉलेज कौन कौन से हैं वो। मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला, फिर से बोलो। सर आपने पूछा था कॉलेज कौन कौन से हैं वो। बेटा या तो आप तोतला बोलने लग गए या मैं तोतला सुनने लग गया हूँ, हो सकता है। ठीक, मुझे समझ नहीं आप क्या बोल रहे हो। चलो, आई थिंक वो बोलना चाहती है मैंने कितने फार्मूले याद करने के लिए बोले, तो उसने उसमें 12 नंबर लिख के दिया। 12 फार्मूले हैं? अच्छा ये बोलना चाहती कितने केस बन गए, तो भी अगर सोचे तो 3 दूनी 6, 6 तो केस बन रहे हैं। हाँ बेटा। मैं वो बोल रही थी टाइप्स ऑफ कॉलेज। टाइप्स ऑफ कोलिजन, हाँ बेटा तो 6 ही बने ना, 2 ये रहे तो हर एक में 2 2 केस, तो 6 ही तो हुए। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा एक पिछले केस में डिस्कस करते हैं। इधर आओ आप लोगों से अगला क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया कि मोमेंटम हर केस में कंजर्व है। अब बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन पे होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस केस में कंजर्व रहेगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, वर्क डन भी नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ कंजर्व है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 3 and 1, ऑप्शन डी, अच्छा बात तो वही हटा देते हैं चलो, ऑल द केसेस, एंड ऑप्शन डी नोवेयर। बताओ ऑप्शन ए के साथ हमारे कितने मित्र? कोई भी नहीं है। ऑप्शन बी के साथ भी कोई भी नहीं है। ऑप्शन सी के साथ 1 2, जो कहीं नहीं है उसको तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। हाँ ठीक है, 5 7 लोग हैं, 7 पीपल्स आर हेयर विद ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी के साथ हाँ अगर तुम चाहो तो हो जाओ, या तो कहीं होगा या हर जगह होगा, तो कहीं नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम सी और डी तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ तो जो लोग कहीं नहीं थे, तुमने हाथ नहीं उठाया था, हाथ नहीं उठाया था, हर्षित ने भी हाथ नहीं उठाया था। सब लोग सी के साथ जाना चाहते हो? मेजोरिटी वहाँ है, ऑल था तो इसमें सब लोग ऑल आ गए।
चलो, तो मेरा आंसर, मेरा भी आंसर दे दूं जहां कोई नहीं था। बेटा याद करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था डेल्टा के, नॉट ओनली वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स भी तो होता था, भूल गए क्या? काइनेटिक एनर्जी वाले केस में वर्क सारे होते थे, एक्सटर्नल फोर्स का भी और इंटरनल फोर्स का भी, कंजर्वेशन ऑफ सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते थे अपन इसे, याद आया कुछ? तो अब जरा सोच के देखो, जिस वक्त ये डिफॉर्म हो रहा है, क्या एटम्स इसके श्रिंक नहीं कर रहे थे? एटम्स ने अपनी बॉन्ड डिस्टेंस चेंज की होगी, और क्या उस वक्त इंटरनल वर्क डन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हुआ ना, इंटरनल तो हुआ था। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसके अलावा हर जगह कंजर्व है, इनिशियली भी है, फाइनली भी है, बट 1 और 2 में नहीं है। यहां पर कंजर्व होती है, यहाँ पर सॉरी मैंने 1 2 क्यों दिया आंसर, मैंने पूछा था कहाँ कंजर्व होगी। ओके, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, नेगेटिव मार्किंग हो गई मेरी। द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 और 3 में कंजर्व होती है, ठीक है? तो कहां पर कंजर्व होता है? 1 और 3 में, 2 में कंजर्व नहीं है। क्लियर हुआ? पक्का? रीजन समझ गए? रीजन यहां पर इंटरनल फोर्सेस का भी वर्क डन था, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से फ्री हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर सेल्फ। मनस्वी ने कुछ कहा है? सर आपने ऐसे पूछा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कितने, हाँ मैंने बता दिया, समझ गया था मैं। थैंक यू।